हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। आज हम 11वीं की जो एनसीईआरटी होती है उसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे और समाजशास्त्र विषय हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समाजशास्त्र को जानने से सबसे पहले जानेंगे हम कि समाज क्या होता है। ठीक है, समाज क्या होता है, समाज किसे कहते हैं, किन किन स्वरूपों से मिलकर बना होता है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समाज बहुत सारे रूपों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम कहें कि समाज क्या है, तो समाज मनुष्यों का एक संगठित समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनके बीच आपसी संबंध, सहयोग, आदान प्रदान तथा सामूहिक जीवन की भावना होती है। आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि समाज विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, विभिन्न प्रकार के लोग जब एक साथ निवास करते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो एक समाज का निर्माण होता है। हो सकता है कि हर समाज की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी संस्कृतियां होती हैं। तो हम समाज को मोटा मोटा ये समझेंगे कि विभिन्न तत्वों से मिलकर, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, इन सारी चीज़ों से मिलकर समाज का एक निर्माण होता है। समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है और सामूहिक रूप से जीवन जीता है। इसको हम समाज कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम समाजशास्त्र जानते हैं। समाजशास्त्र एक विषय है। समाजशास्त्र को हम सीधे तौर पे देखें तो समाज का वैज्ञानिक स्वरूप में अध्ययन, जैसे कि किसी विषय को हम वैज्ञानिक, समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो वो समाजशास्त्र कहलाता है, मुख्यतः भाषा में। आइए, समाजशास्त्र को जानने से पहले हम जानेंगे कि समाज क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। आज हम 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे समाजशास्त्र विषय का, जिसका पहला चैप्टर है समाजशास्त्र और समाज। समाजशास्त्र को जानने से पहले हम जानेंगे कि समाज क्या है, ये कैसे, किन तत्वों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब तक हम समाज को नहीं जानेंगे हम समाजशास्त्र को कैसे पढ़ेंगे। समाज मनुष्यों का एक वह संगठित समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिनके बीच आपसी संबंध, भौगोलिक सहयोग, आदान प्रदान तथा सामूहिक जीवन की भावना होती है। ठीक है, इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार देख सकते हैं कि समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और सामूहिक रूप से जीवन जीते हैं, मतलब अपना मिलजुल कर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब आइए हम समाजशास्त्र को जानने का प्रयास करते हैं। समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया होती है, जो भी समाज में चल रहा होता है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या, अगर कोई समाज में कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या तर्क है, इन सभी बातों को हम समाजशास्त्र में जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित और विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करने वाला विषय है। यह समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र मानव समाज का एक व्यवस्थित और विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करने वाला एक विषय है। हम समाजशास्त्र में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति पूरे समाज को प्रभावित करता है और कैसे एक समाज एक किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, सिंपल से इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी समाज में चीज़ें हो रही हैं उसका हम वैज्ञानिक तौर पे कि अरे ये अगर कोई व्यक्ति पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या फिर कोई समाज किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम समाजशास्त्र में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए व्यक्ति और समाज का संबंध हम ये जानेंगे। जैसे कि हमारे जीवन में कई ऐसे निर्णय होते हैं, हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में कई ऐसे निर्णय होते हैं, जैसे हमें कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा व्यवसाय चुनना है, केवल हमारी व्यक्तिगत इच्छा से तय नहीं होता।
ये परिवार वाले भी तय करते हैं, समाज तय करता है, आर्थिक हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ों पे हमारा प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसको इंजीनियरिंग करना है और वो उसको उसमें रुचि है, लेकिन हो सकता है कि उसके परिवार की आर्थिक आय उतनी ना हो जिससे कि वो इंजीनियरिंग ना लेके आर्ट्स ले लिया। तो ये उसको प्रभावित कर रहा है, उसकी क्षमता को, उसकी पसंद को, उसकी चीज़ों को। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं कि हमारे समाज में लड़के आर्ट्स लेंगे तो ये एक अलग किस्म की धारणा बन जाती है कि लड़कों के लिए साइंस फील्ड होना चाहिए, लड़का इंजीनियर होना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए। ये हमारी समाज की धारणा है। तो पसंद ना होते हुए भी बहुत प्रेशर होता है कि हम वो विषय ना चुने, या फिर जो हमारे माता पिता जो हमें चुनने को बोल रहे हैं हम वो चुने। ठीक है, या फिर लड़कियों के लिए होता है कि आप आर्ट्स विषय ले लो, आपको खुद से पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या फिर हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि लड़कियां नीट करेंगी और डॉक्टर बनेंगी। ठीक है, ये बस एक समझने के लिए है। जिससे कि सिंपल सा इसका उदाहरण है कि एक विद्यार्थी अपनी पसंद का विषय पढ़ना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति या परिवार की अपेक्षाएं उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कोई लड़का फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है, पहली बात तो उसे घर वाले नहीं मानेंगे कि नहीं, और अगर किसी के घर वाले सपोर्टिव है भी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से वो व्यक्ति समाज द्वारा प्रभावित हो रहा है और वो कहीं ना कहीं समाज को भी प्रभावित कर रहा है। आइए देखते हैं व्यक्तिगत समस्याएं और जनहित के मुद्दे। एक मिनट। किसी समस्या को हम केवल एक ही व्यक्ति की समस्या मान सकते हैं, लेकिन जब वही समस्या बहुत से लोगों को प्रभावित करने लगे तो वह सामाजिक, जनहित और मुद्रा बन जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मुझे आज बुखार लग गया। ठीक है, मुझे बुखार लग गया तो मेरी व्यक्तिगत समस्या है, मैं अपना दवाई खाऊं, मैं अपना ठीक हो जाऊं। लेकिन उस गांव में लगभग लगभग 100 में से 50% लोगों को बुखार लग जाए। ठीक है, तो ये तो एक जनहित का मुद्दा हो गया कि अरे क्या हो गया, अचानक से सभी को बुखार क्यों लग गया। तो फिर इस पे जांच होगी तो पता चलेगा कि ओ, गांव में डेंगू फैल गया है, मलेरिया फैल गया है। तो ये सब एक जनहित के मुद्दे होंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती तो उसका व्यक्तिगत समस्या है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो इसमें मेरी गलती हो सकता है कि मैंने पढ़ाई ठीक से ना करी हो सका है मैंने समय का सदुपयोग ना करा हो। लेकिन मेरी ही उम्र के या फिर समाज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होने लगे, बहुत से लोगों को रोजगार ना मिले, तो ये तो फिर व्यक्तिगत समस्या नहीं हुई, ये तो जनहित का मुद्दा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो किसी का व्यक्तिगत समस्या नहीं हुआ। ठीक है, समाज शास्त्र की व्यक्ति की समस्या को उसके व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समाज शास्त्रीय कल्पना। समाज शास्त्रीय कल्पना का अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं और समस्याओं को व्यापक सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में समझना। इसमें क्या होता है, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो केवल यह कह देना कि उसने मेहनत नहीं की थी तो गलत होगा। अगर हम किसी के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं या फिर इमेजिन कर रहे हैं कि अरे वो वाले भैया तो अभी तक बेरोजगार हैं, उनकी तो नौकरी नहीं लगी, तो ये सिर्फ हम उनकी नौकरी नहीं लगी इस पे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने मेहनत नहीं की। हो सकता है कि उन्होंने मेहनत की हो उनको। और हम इन तर्कों पे आएंगे कि नौकरी के कितने अवसर थे, लाइक जैसे कि उनने कितने फॉर्म भरे, वैकेंसी आई कि नहीं आई, एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, एग्ज़ाम दिया तो पेपर आउट हो गया जिसमें उनकी एज ख़त्म हो गई दोबारा एग्ज़ाम होने तक, ये भी एक कारण हो सकता है। उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो उनका माहौल अच्छे से मिला कि नहीं मिला, उनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हुई। जैसे उनके पास पैसे ना हो कोचिंग करने के लिए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से ना हुई हो, जिस कारण से उनका रिजल्ट ना हो पाया हो। समाज में उनके लिए अवसर समान है या नहीं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे कि आप घर में एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई कोई बच्चा दिन भर किसी दुकान पे काम करता है, रात को उसके पास जो थोड़ा सा समय बचता है वो उसी में पढ़ाई करता है, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा? कभी नहीं होगा। वो उनकी क्षमताओं पर डिपेंड करेगा कि वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्रीय कल्पना आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि समाज में विविधता और असमानता कैसे होता है। ठीक है,
समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लोगों की जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जीवन परिस्थितियों में अंतर होता है। सिंपल सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब आपके जैसे होते होंगे। वो आर्थिक रूप से आपसे अमीर भी हो सकते हैं, आपसे नीचे भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी भाषा आपकी भाषा से थोड़ी सी अलग हो, उनकी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग हो। जैसे कि मान लो हम बिहार से हैं और हमारे घर के बगल में जस्ट एक बंगाली रहते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। उनकी अलग संस्कृति है, हमारी अलग संस्कृति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनकी संस्कृति गलत हो जाएगी और हमारी सही हो जाएगी, या फिर उनकी सही हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लोग जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा आदि चीज़ों के आधार पर उनके जीवन परिस्थितियों में अंतर साफ दिखाई देता है, ठीक है। विविधता का मतलब, विविधता और असमानता को आप यहीं समझ लीजिए। विविधता का मतलब होता है लोगों में अंतर होना, ठीक है। जैसे भाषा के आधार पे, जैसे कि हम बिहारी बोलते हैं, बंगाली लोग बंगाली बोलेंगे। धर्म के आधार पर हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान हो सकता है। हमारी संस्कृति अलग है, किसी की जीवन शैली अलग है। और असमानता का मतलब होता है बराबर ना होना। जैसे कि मेरे ही वर्ग में मैं उच्च पद पर हूँ, कोई नीचे पद पर है, या फिर मैं किसी से नीचे पद पर हूँ। हम दोनों को अवसर समान नहीं मिले, मुझे ज़्यादा अवसर मिले, सामने वाले को अवसर कम प्राप्त हुआ। मुझे सम्मान ज़्यादा मिला, सामने वाले को सम्मान कम मिल रहा है। मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरफ से असमानता इस प्रवृत्ति को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए, यहाँ पे भी था समाजशास्त्र का परिचय, थोड़ा सा देख लेते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि और विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि समाज कैसे बना। समाजशास्त्र में हम ये पढ़ेंगे कि समाज कैसे बना। क्या आज जिस समाज में हम जैसे रह रहे हैं वो पुराना समाज भी ऐसा ही था, या फिर कुछ बदलाव आए हैं समय के साथ। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि ठीक है, अगर हमें जान गए कि समाज कैसे बना, तो उसके बाद हम जानेंगे कि जो आज हमारा समाज है वो कैसे कैसे बदला। क्या धीरे धीरे इसमें बदलाव आए होंगे, एक बार तो नहीं बदल गया होगा, धीरे धीरे इसमें बदलाव आए होंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे बदला, आखिर कैसे बदलाव आए, किन कारकों से बदलता है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि समाज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि समाज कैसे बना, कैसे बदलता है और किन कारकों से बदलता है। अगर कहीं पे कोई बदलाव आए, समाज कैसे बनता है, कैसे बदलता है, किन कारकों से बदलता है, यह परिवर्तन व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें सिंपल से समाजशास्त्र में हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बस आपको कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास के लिए खास करके, आपको 12th में सारी चीज़ें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आइए हम सिंपल सा देखते हैं कि समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर है, ठीक है। सामान्य ज्ञान क्या होता है? कॉमन सेंस, हम अपने दिमाग से जो भी सोच लेते हैं हम। और समाजशास्त्र होता है सोशियोलॉजी, ठीक है। सामान्य ज्ञान क्या होता है? ये रोजमर्रा के अनुभवों पर आधारित होता है इसमें। और समाजशास्त्र क्या होता है? यह व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें हम डेली के अनुभव के बेसिस पे नहीं, अगर हम रोज की किसी चीज़ का अनुभव कर भी रहे हैं सोसाइटी में, तो इसका एक व्यवस्थित क्रम होगा, इसको तार्किक तरीके से समझा जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाएगा इसका, ठीक है। और सामान्य ज्ञान में क्या होता है? व्यक्तिगत राय, धारणाएं और पूर्वाग्रह इसमें होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी राय रख दी, व्यक्तिगत राय की, उसकी क्या धारणा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इसको सामान्य ज्ञान के रूप में रखते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में अगर कोई अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा है, किसी चीज़ पे धारणा रख रहा है, तो उसका क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है उसके कि वो जो कह रहा है वो सही है, क्या किस शोध पे आधारित है, उसने कितनी रिसर्च करी है अपनी कोई बात रखने से पहले। समाजशास्त्र इन चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या होता है कि असंगठित और अव्यवस्थित जानकारी होती है। इसमें कोई भी, जैसे कि आपको याद होगा बहुत टाइम पहले
एक न्यूज़ में चला था कि चोटी कटवा भूत बहुत वायरल हो रहा था कि अरे चोटी काट दिया, चोटी काट दिया। ये एक अव्यवस्थित जानकारी थी, ठीक है। लेकिन इसका क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, क्या ऐसा था भी नहीं भी, इस पे क्या लोग तर्क दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम समाजशास्त्र में जानेंगे, ठीक है। संगठित और क्रमबद्ध ज्ञान, इसमें हम चीज़ों को ना एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा, पहले ये, पहले ये, पहले ये, तब ऐसे कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ने लग जाएंगे, और जो भी पढ़ेंगे वो तार्किक रूप में होना चाहिए, ठीक है। सीमित और सतही समझ, सीमित और सतही समझ का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण के लिए ले लें, एक कुआं, एक एक मेढक होता है, ठीक है। वो एक कुएं में रहता है, उसका ज्ञान उस कुएं तक ही रहता है और उसकी समझ उसी तक रहती है, उसको लगता है कि यही दुनिया है, इतनी ही दुनिया है। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है, गहन और व्यापक समझ होना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत डीप में उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और उसको बहुत व्यापक स्तर पे उसकी समझ होनी चाहिए। आइए अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक दृष्टि, ठीक है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक दृष्टि की आइए अब हम जानेंगे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि। जैसे कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे जाना जाता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे अवलोकन। अगर समाज में कोई भी चीज़ घटित हो रही है, बहुत टाइम तक घटित हो रही है, तो पहले वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अवलोकन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है और विभिन्न पहलुओं के माध्यम से पता लगाया जाता है कि अरे उसका ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये मतलब चारों पांचों तरीके से उसका पता लगाया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, एक डाटा फैक्ट के रूप में तैयार किया जाता है कि अच्छा, ये अगर इन आंकड़ों के रूप में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो वो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है। यह पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तथ्यों की जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है। इसमें कोई भी कई सुनी बातों पे विश्वास नहीं किया जाता है, ठीक है। कई सुनी बातों को पीछे छोड़कर मुक्त होकर तथ्यों की जांच करता है, मतलब फैक्ट की जांच करता है, क्या सही है, क्या गलत है, जो समाज में चल रही है वो चीज़ें सही हैं भी कि नहीं है, या फिर अंधविश्वास फैलाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि में देखी जाती हैं। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं समाजशास्त्र की उद्भव की पृष्ठभूमि, ठीक है। कोई भी चीज़ ना, किसी भी विषय का विकास अचानक से नहीं होता है। समाजशास्त्र का भी विकास अचानक से नहीं हुआ, ये तो कोई था ही नहीं, समाज तो शुरू से जब से दुनिया है तब से समाज तो है ही। कभी लोग झुंड में रहते थे, कभी उससे बाहर रहते थे, कभी झूम खेती करते थे, समाज तो तब से था। समाजशास्त्र जब विषय हुआ ये नया है, समाज तो शुरू से ही था। इसका विकास भी अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे ऐतिहासिक बौद्धिक विचारों और भौतिक परिस्थितियों में हुए बड़े परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। विभिन्न परिवर्तन हुए, आइए इनके पृष्ठभूमियों को देखते हैं। पहला था ज्ञानोदय, इनलाइटमेंट। 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में बुद्धि, तर्क और मानव के प्रति विश्वास पर जोर दिया गया। 19वीं शताब्दी में, 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में कोई भी जो अब ना कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करता था। अगर कोई इंसान कह रहा है तो अपनी बुद्धि के आधार पे कहेगा, और जो कह रहा है उसके बारे में अपना तर्क देगा। मानव के प्रति विश्वास पर जोर दिया गया, उनको समझने की कोशिश की जाने लगी। परंपरागत मान्यताओं पर सवाल उठे और वैज्ञानिक तार्किक सोच को बढ़ावा मिला। जो भी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी, तो अब लोगों ने ना सोचना शुरू किया कि अगर ये मान्यता है तो ये मान्यता क्यों है, और इस मान्यता के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, कुछ कारण तो होना चाहिए। हम ऐसे ही क्यों जो चीज़ें चलती आ रही उसको माने, इसका क्या प्रमाण है कि जो हम मान रहे हैं वो सही ही हो। इससे समाज को नई दृष्टि मिली, मतलब समाज को समझने की नई दृष्टि प्रदान हुई। लोगों ने अलग तरीके से सोचना शुरू किया, अरे यार, जो हो रहा है ज़रूरी थोड़ी है कि सही है। तो जब इनलाइटमेंट हुआ 17वीं से 18वीं शताब्दी में, तो इसने समाज को समझने के लिए एक नई दृष्टि विकसित की, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समाज में जो बदलाव आया वो औद्योगिक क्रांति के बाद आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति में। मशीनों का प्रयोग हुआ, जिस औद्योगिक क्रांति में मशीनों का प्रयोग हुआ, जिससे लोगों का समय बचने लगा, कारखानों की स्थापना हुई,
तकनीकी प्रगति के कारण समाज की पारंपरिक संरचना में बड़ा परिवर्तन। इसको हम इस चीज़ से समझते हैं, जब से 4G आया, 2016 में 4G आया, आप नोटिस करेंगे कि उसके पहले का समाज वो ठीक था, चल रही थी चीज़ें, लेकिन जब से 4G आया और आज 2026 है, 5G आ गया, आपको नहीं लगता कि इन 10 सालों में बहुत व्यापक परिवर्तन आया है? जब से इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, लोगों को अब घर बैठे हर जानकारी मिल जा रही है। हम बैठे बैठे देख ले रहे हैं कि लंदन में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। तो जो ये सारी चीज़ें ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। मशीन का प्रयोग होने लगा, लोगों को पास टाइम बचने लगा, वो उस टाइम को थोड़ा सोचने में बिताने लगे। कारखानों की स्थापना होने लगी, जिससे लोगों को काम बहुत आसान हो गया। जैसे कि पहले हाथों से कपड़े बनाने होते थे तो बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। मशीन हो गया तो इंसान अब का काम जल्दी जल्दी होने लगा। गांवों से शहरों की ओर पलायन हुआ, नए वर्ग पूंजीपति और मजदूर उभरे। लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे। जो थोड़े बहुत उच्च वर्ग थे तो उनमें पूंजीपति वर्ग कहलाए, जो गरीब थे वो मजदूर कहलाए। उसमें एक मजदूर उत्पन्न हुए। पहला तो उत्पन्न हुआ पूंजीपति वर्ग, दूसरा हुआ मजदूर वर्ग। ठीक है, शासक और शोषित वर्ग, जिनके पास पैसे अधिक थे, जिन्होंने थोड़ा समय पहले गांव से शहर की ओर पलायन किया, वो पूंजी वर्ग के रूप में तब्दील हुए। जो गरीब मजदूर थे, जो गांव में भी गरीब थे, कुछ अपना जीविकोपार्जन के लिए शहर गए, तो वो मजदूर के रूप में उभरे। ठीक है, सामाजिक समस्याएं जैसे ये सब बढ़ी, गरीबी बढ़ने लगी, शोषण होने लगा, असमानता होने लगी, अपराध बढ़ने लगा, भीड़ भाड़ हुआ। जैसे कि मान लीजिए गरीबी तो बढ़ी ही बढ़ी, शोषण। अब मैं उच्च वर्ग में हूँ तो जो क्या होता था ना, जो थोड़े बहुत आगे बढ़ जाते थे ना, वो अपने नीचे से उस लोगों का शोषण करने लगते थे। असमानता उत्पन्न होने लगी, किसी की नौकरी लग गई, किसी की नहीं लगी, तो उन दोनों में असमानता उत्पन्न होने लगी, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। धीरे धीरे अपराध बढ़ने लगा। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये दुष्परिणाम था, नहीं। भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि लोग शहर में काम के लिए आने लगे, गांव में खेती करते थे, उन्हें उतना नहीं प्रॉफिट हो पा रहा था, तो वो शहर की ओर पलायन करने लगे। ठीक है, अब आइए पूंजीवाद का विकास, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी। जैसे कोई चीज़ उत्पादित हो रही है, ठीक है, उस पर निजी स्वामित्व है। अब जिनका फैक्ट्री है भाई, वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, और लाभ कमाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष ने समाज को समझने की आवश्यकता को और बढ़ाया। अमीर गरीब के बीच भेद होने लगा, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई। वर्ग में संघर्ष होने लगा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, मतलब ये सारी चीज़ें समाज को समझने की और आवश्यकता को बढ़ाया गया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक है, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? समाज शास्त्र समाज के विभिन्न आयामों का अध्ययन करता है, जैसे समाजीकरण। समाज शास्त्र हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हुआ सोशलाइजेशन। हम पहले जंगल में रहते थे, फिर हम झुंड बना के रहना शुरू किए, हमने मित्र बनाए, पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो ये सब कैसे हुआ समाजीकरण, आज हम जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं वो कैसे हुआ। ठीक है, इसमें हम सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे समाज में कैसे संरचना का निर्माण हुआ, सामाजिक संरचना कैसे बनी, समूह कैसे बने। समूह में कोई भी समूह हो सकता है, मानव समूह, क्या बोलते हैं, समूह का निर्माण के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। संस्थाएं, जैसे परिवार का निर्माण कैसे हुआ, शिक्षा कैसे हुई, धर्म का निर्माण कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, राजनीति, ये सारी समाजशास्त्र की संस्थाएं हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है, समाज में नियंत्रण कैसे रखा जाता है, समाज की संस्कृति कैसे प्रभावित करती है समाज को, समाज में असमानता क्यों उत्पन्न होता है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, समाज में लिंग के साथ भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, तो सब क्यों होता है और इसके क्या समाधान है, ये सभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जाति हो गया, वर्ग हो गया, ये सब समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि समाज शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि समाज शास्त्र का बाकी सारे विषयों से कैसा संबंध है।
समाजशास्त्र का इतिहास से कैसा संबंध है? अतीत की घटनाओं से समाज को समझने में मदद मिलता है। समाजशास्त्र क्या होता है ना, ऐसे कोई उठ के नहीं चला आया। इतिहास में कुछ परिवर्तन होगा तो समाज में भी उससे परिवर्तन होगा। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में कुछ परिवर्तन होगा तो उससे समाज प्रभावित होगा। राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा, फिर राजनीति में जो फैसले लिए जाएंगे उससे समाज प्रभावित होगा। मानव शास्त्र, कोई व्यक्ति समाज को प्रभावित करेगा। किसी के मनोविज्ञान से समाज प्रभावित होगा। तो हर विषय एक दूसरे विषय से जुड़े होते हैं। इसीलिए इतिहास का संबंध कैसे है, तो अतीत की घटनाओं से समाज को समझने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र हो गया आर्थिक व्यवहार और संरचना का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान, सत्ता, राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। मानव शास्त्र, विभिन्न संस्कृतियों और मानव समूहों का अध्ययन इसमें होता है। और बच गया मनोविज्ञान, तो मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भारत में समाजशास्त्र का उदय कब हुआ? भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र ने भारतीय समाज की जटिलताओं, जाति, वर्ग, लिंग, ग्रामीण, शहरी भेद, विकास, परिवर्तन आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। जब भारत आज़ाद नहीं था, पहले तो लोग आज़ादी के लिए परेशान थे कि अरे आज़ादी मिले, आज़ादी मिले, आज़ादी मिले। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत पे नज़र दिया गया कि भारत के ग्रामीण समस्याएं क्या हैं, भारत की समाज की क्या दिक्कतें हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए। भारत में जातिवाद फैल रहा है कि भारत में वर्ग संघर्ष हो रहा है, लिंग के आधार पर क्या दिक्कतें हैं, ग्रामीण शहरी का भेद क्या है, विकास कैसे होगा, इसमें परिवर्तन कैसे आएंगे, सभी के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया 20वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, यहाँ तक का पहला चैप्टर का समरी कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या फिर मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगले बार से थोड़ा स्लो पढ़ाना कोशिश करूँगी। और अभी मैंने शुरू किया है, तो अगर इसमें कोई बदलाव आने चाहिए तो आप ज़रूर अपने राय मुझे शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं।